हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मानवी कटारिया आज आपके लिए लेके आई हूँ शिक्षण विधियों की क्लास। ये जो शिक्षण विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, ये हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर विधि में से आते रहते हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। हमारी पहली कौन सी विधि है? तो फर्स्ट है हमारी आगमन विधि। इसको इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। ये जो आगमन विधि है, इसके जनक हैं अरस्तु। यह विधि छात्र केंद्रित होती है। इसको छात्र केंद्रित क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें छात्र होता है वो क्रियाशील होकर अपना काम करता है। छात्र ही सर्वे सर्वा होता है। फिर है यह करके सीखने पर बल देती है। जब तक छात्र स्वयं नहीं करेगा वो सीख नहीं पाएगा। तो इसमें छात्र क्या होता है, खुद करता है किसी काम को, तो खुद करेगा तो उसे अनुभव प्राप्त होगा और अनुभव होगा उसे, तो यह विधि कौन सी हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक विधि। तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर बताते हैं कि पहले बच्चे के सामने उदाहरण देते हैं, उसके बाद में नियम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को पहले पेड़ का उदाहरण देंगे, उसके बाद में उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। पेड़ में तना ये काम करता है, पत्ती ये काम करती है, उसके नियम। फिर है यह विशिष्ट से सामान्य सूत्र पर काम करती है। विशिष्ट से सामान्य सूत्र पर कैसे काम करती है कि जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और जो नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं। तो यह विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत पर काम करती है। या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी बच्चे को पहले प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाएंगे, उसके बाद में उसे अमूर्त वस्तु की ओर ले जाएंगे। फिर सेकंड है अपनी निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों ही बहनों की तरह काम करते हैं। यानी आगमन का जस्ट अपोजिट ही क्या होती है? निगमन विधि। इसके जनक हैं प्लेटो, लेकिन कई बुक्स के अंदर इसके जनक को अरस्तु भी दिया हुआ है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है, यानी इसमें शिक्षक क्या होता है? सर्वे सर्वा है। और जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है वो प्राचीन विधियाँ होती हैं, और जो बाल केंद्रित विधि होती हैं वो आधुनिक विधियाँ होती हैं। और आधुनिक जो अपनी विधियाँ हैं वो बाल केंद्रित में ही आएंगी, यानी छात्र केंद्रित में। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, यानी इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता। बच्चा एक निष्क्रिय श्रोता की तरह सुनता है, शिक्षक अपना ज्ञान देता रहता है। तो इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक विधि हो गई। इसमें नियम से उदाहरण की ओर बताते हैं। यह सामान्य से विशिष्ट सूत्र पर काम करती है। तो यह सामान्य से विशिष्ट सूत्र पर काम करती है, यानी नियम से उदाहरण की ओर। नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं और जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। फिर थर्ड है अपना प्रोजेक्ट मेथड। इस प्रोजेक्ट मेथड के बारे में इसके प्रवर्तक है वो किलपैट्रिक है, और इनका विचार सबसे पहले जॉन डेवी ने दिया था कि प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि बच्चे समूह में रहकर कार्य करते हैं, यानी ये भी करके सीखने पर बल देती है। तो देखिए, थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं। थॉर्नडाइक ने अपने 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए। उन 3 मुख्य नियमों में है अभ्यास के नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। अभ्यास के नियम को हम रुचि का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब तक रुचि पैदा नहीं होगी तब तक अभ्यास नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। तत्परता का नियम, जिसको हम प्रयोग या अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं, और प्रभाव को नियम को हम संतुष्टि या असंतुष्टि का नियम भी कहते हैं। यह विधि भी करके सीखने पर बल देती है, यानी बच्चे समूह में रह के कार्य को करते हैं। और यह भी क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी बच्चे करके सीखेंगे तो क्या है? मनोवैज्ञानिक और छात्र केंद्रित विधि है। तो बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक विधि के क्या गुण होते हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि के क्या गुण होते हैं। तो जो भी अमनोवैज्ञानिक है वो सारी शिक्षक केंद्रित होंगी, और मनोवैज्ञानिक होगी उसमें छात्र क्रियाशील होगा और रटने पर बल नहीं देंगे वो विधि। अब 4th नंबर की देखिए, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। इसके जो प्रवर्तक हैं वो प्रोफेसर बोकिल महोदय हैं। इसमें बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, यानी इसमें क्या है? व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं दिया जाता है और डायरेक्ट जो भाषा होती है वो ही सिखाई जाती है।
इसमें मातृभाषा निषेध होती है। आज तक एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इसके प्रवर्तक के बारे में पूछ लिया जाता है और दूसरा इसमें मातृभाषा जो निषेध होती है यानी मध्यस्थता का काम करती है वो किस में है, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि। वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हिंदी जानता है और वह अमेरिका में जाएगा, तो अमेरिका में क्या है, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे रहते हैं, तो वो है बच्चा जब उन बच्चों के साथ में रहेगा तो वह अपने आप ही इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है अपनी विश्लेषण विधि। इसके प्रवर्तक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग और इस विधि में समस्या को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है यानी बांट लिया जाता है, फिर उस समस्या का समाधान निकाला जाता है यानी उसको हल किया जाता है। जैसे कोई पेड़ दिखाएंगे तो पेड़ का हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये तना है, पत्ती है, फूल है, फिर उसको क्या उसके बारे में विश्लेषण हम करेंगे कि इस चीज़ का ये है, इसका ये है। फिर नेक्स्ट है इसी की बहन संश्लेषण विधि यानी सिंथेसिस मेथड। इसके प्रवर्तक भी आर्मस्ट्रॉन्ग है और ये भी इसका जस्ट अपोजिट है। उसमें समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है और संश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में जोड़ते हुए उसका समाधान किया जाता है। अब इसके लिए देखो प्रोफेसर यंग के अनुसार, ये जो यंग है इसका कई जगह नाम यूंग होता है, कई जगह कार्ल जुंग होता है। तो संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका बाहर से निकलना चाहिए। ये लाइन पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में। फिर 7th है अपना अनुकरण विधि या इमिटेशन मेथड। इस इमिटेशन मेथड में क्या होता है कि बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है। सबसे पहले बच्चा अनुकरण कहाँ करता है, अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में रहता है। तो परिवार के सदस्य जो बोली बोलते हैं, जो भाषा काम में लेते हैं, बच्चा भी उसी का अनुकरण करता है। अगर हम किसी को अपशब्द बोल रहे हैं तो बच्चा भी क्या करेगा, तुरंत उस चीज़ को ग्रहण करेगा, वो भी अपशब्द बोलना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम किसी के सामने सहनशीलता से बोल रहे हैं यानी अच्छे से बात कर रहे हैं तो बच्चा भी उसी तरीके से बात करेगा सभी को। तो हमेशा बच्चे को अगर परफेक्ट बनाना है तो उसके सामने ऐसी भाषा बोलिए कि वो खुद कुछ न कुछ सीखे। देखिए इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। बालक अपने शिक्षक का अनुकरण को या तो हम कॉपी करना बोल सकते हैं या नकल करना बोल सकते हैं। तो नकल करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। यानी एक शिक्षक है जैसा बोलेगा वैसा ही बच्चा बोलेगा, शिक्षक जैसा लिखेगा वैसा ही बच्चा लिखेगा, शिक्षक जैसा पढ़ेगा वैसा ही बच्चा पढ़ेगा। तो इसलिए बच्चे को सिखाने के लिए एक शिक्षक का शुद्ध उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षक गलत बोल रहा है तो बच्चा भी गलत ही बोलेगा, गलत ही पढ़ेगा उस चीज़ को। बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है। अनुकरण विधि में यही है सिंपल सा कि नकल करके सीखता है। नेक्स्ट है अपना व्याख्यान विधि। ये व्याख्यान विधि है, ये प्राचीन विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है और इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। यानी इसमें छात्र क्रियाशील नहीं होता है, जो शिक्षक है वो ही सर्वे सर्वा होता है, वही प्रधान होता है। तो छात्र अगर क्रियाशील नहीं है, करके सीखने पर बल नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गई, मनोवैज्ञानिक विधि हो गई अपने आप ही। और जहाँ भी एग्जाम में अगर व्याख्यान विधि आए तो वो हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड की तरह काम करेगी। तो इसका जो आंसर लगाएंगे वो हमेशा नेगेटिव में ही जाएगा, रोंग माना जाएगा। नेक्स्ट है मारिया मोंटेसरी विधि। मारिया मोंटेसरी है, ये इटली की रहने वाली थी। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मारिया मोंटेसरी कहाँ की रहने वाली थी। एक बार शायद यूपी टेट में पूछा गया था कि ये कहाँ की रहने वाली थी, तो इटली। इन्होंने इंद्रियों पर बल दिया। 4 शिक्षण कौशल होते हैं जो भाषा कौशल, LSRW यानी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। मारिया मोंटेसरी के अनुसार 4 होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। फ्रोबेल के अनुसार होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सरयू प्रसाद जी हैं, वो बोलते हैं सुनना, बोलना,
तो क्रमबद्ध होते हैं, लेकिन पढ़ना और लिखना क्या होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह विधि 2.5 से 6 वर्ष के बालकों हेतु उपयोगी होती है। यानी 2.5 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए यह काम में ली जाती है। पहले यह विधि मंद बालकों पर अपनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सामान्य बालकों पर भी इसका प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट अपनी डाल्टन विधि। ये जो डाल्टन विधि है, इसकी जो प्रवर्तक है वो कुमारी हेलेन पार्कस्ट। ये पार्कस्ट कहाँ की थी, ये अमेरिका में एक डाल्टन शहर है, उसी के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है, डाल्टन विधि। फिर नेक्स्ट है भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृत विधि। अव्याकृत, यानी नहीं, व्याकरण यानी व्याकृत यानी नहीं, व्याकरण यानी जो भाषा व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम पढ़ते समय जहाँ पर भी व्याकरण के बिंदु आते हैं, गद्य पद्य नाटक, तो उसको हम उसी जगह पर साथ साथ उनका अर्थ बताते हुए चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर कि मनोवैज्ञानिक विधि का गुण है जिसमें छात्र क्रियाशील होते हैं, जो रटने पर बल देती है, जिसमें केवल शिक्षक सक्रिय हो और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो रटने पर बल देती है वो क्या होगी, अमनोवैज्ञानिक विधि। जिसमें केवल शिक्षक के सक्रिय होता है तो वो भी क्या होगी, अमनोवैज्ञानिक विधि। और जिसमें छात्र क्रियाशील होता है यानी करके सीखने पर बल देता है, तो और छात्र सक्रिय होता है, छात्र ही सर्वे सर्वा होता है, छात्र के साथ में शिक्षक भी क्रियाशील हो सकता है इसमें, लेकिन छात्र का क्रियाशील होना जरूरी है। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि का गुण है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, जिसमें छात्र क्रियाशील हो। सेकंड क्वेश्चन है भाषा सिखाने का सही क्रम क्या होगा। भाषा सिखाने का सही क्रम ये होगा कि सुनना पहले होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा, फिर लिखना होगा। अगर हमें नाम दे के पूछे कि फ्रोबेल महोदय के अनुसार क्या है, तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना। मारिया मोंटेसरी के अनुसार सुनना बोलना लिखना पढ़ना, और सरयू प्रसाद के अनुसार सुनना बोलना और फिर पढ़ना और लिखना साथ साथ। अगर हमें कोई भी नाम नहीं दे तो हमें फ्रोबेल महोदय के अनुसार ही चलना है कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यानी LSRW या शुभोपली भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें दो होते हैं, एक ग्रहणात्मक कौशल, एक अभिव्यक्तात्मक कौशल। जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं उनमें हम ग्रहण करते हैं, जैसे हम सुनकर किसी बात को ग्रहण कर रहे हैं तो वह ग्रहणात्मक कौशल। दूसरा हम पढ़कर किसी बात को ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी क्या है, ग्रहणात्मक कौशल। तो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल में आएगा। बोलकर हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं और लिखकर अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, तो बोलना और पढ़ना क्या है, बोलना और लिखना क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो दो ही तो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, दो ही अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। और ये जो भाषा सिखाने का सही क्रम होता है उसका सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में शिक्षण देने पर बल दिया गया है। कि प्राथमिक स्तर यानी 1st से 5th तक की क्लास, उच्च प्राथमिक स्तर दे दे तो 6 से 8 तक की क्लास। तो हमें पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में शिक्षण देने पर बल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। हम अंग्रेजी में नहीं सिखाएंगे 1st से 5th तक के बच्चों को। फिर देखिए राष्ट्रभाषा में, तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी है, वो राजभाषा है। किसी भी भाषा में हम बच्चे को किसी भी भाषा में नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा, बी मातृभाषा। जब तक हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे, मदर टंग में सिखाएंगे, बच्चा बहुत आसानी से ग्रहण करेगा प्राथमिक स्तर पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों के हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में क्या आवश्यक है। कि हिंदी के शिक्षण की बात की गई है, हमें संस्कृत हिंदी अंग्रेजी किसी की भी पूछ सकता है। तो अध्यापक को भाषा का शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। सही बात है, जब तक भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा अध्यापक को, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। सेकंड है, शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट व शुद्ध होना चाहिए। जब तक शिक्षक स्पष्ट उच्चारण खुद करेगा और शुद्ध करेगा तभी बच्चे उसी से सीख पाएंगे। थर्ड है, शिक्षक का विषय पर अधिकार होना चाहिए। हर शिक्षक को अपने सब्जेक्ट पर अधिकार होना चाहिए,
चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, किसी का भी हो। सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगी जब तक शिक्षक की, तब तक वो बच्चों के सामने ना ही तो खड़ा होके बोल सकता है, ना ही खड़ा होके पढ़ा सकता है। तो ये चारों पॉइंट ही अपने क्या हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, फोर्थ आएगा। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चा अभी स्कूल में जाना स्टार्ट ही किया है, तो देखिए भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। बच्चा स्कूल ही नहीं गया है तो वो व्याकरणिक नियम कैसे जान सकेगा? पठन लेखन में दक्ष होते हैं। पढ़ना लिखना वो सीख नहीं सकता क्योंकि वो स्कूल में अभी भी गया ही है। हाँ, पढ़ने से पहले बच्चा सुनना और बोलना ये स्कूल में जाने से पहले सीखता है, लेकिन पढ़ना लिखना वो दोनों स्कूल में जाने के बाद में ही सीखता है। तुतलाकर बोलते हैं बच्चे, लगभग 5 साल की उम्र तक बोलते हैं तुतला के, या उससे कम तक। और बच्चा कौन सा 5 साल से ऊपर का बच्चा है वो क्या है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा। फिर फर्स्ट ऑप्शन है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ये ऑप्शन सही है कि बच्चा खुद बोलना जानता है, बच्चे अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं चाहे वो किसी भी तरह से करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 6 क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, यानी एक होती है लिखित अभिव्यक्ति, एक मौखिक अभिव्यक्ति। तो फर्स्ट है श्रुत लेख, यानी श्रुत लेखन लिखना। यानी स्कूलों में पहले क्या करते थे कि बच्चे, आज भी करते हैं कि एक बच्चा सामने खड़े होके बोलेगा, फिर और बच्चे उसका अनुसरण करते हुए लिखेंगे। बच्चा अगर सामने वाला गलत बोल रहा है तो बच्चे भी गलत ही लिखेंगे, तो वो क्या है, श्रुत लेख। दूसरा है सुलेख, यानी सुंदर लेख लिखना, जैसे राम आम खाता है इसको लिख के लाओ, तो ये क्या है, सुंदर लेख। ये दोनों क्या है, लिखने के अंतर्गत आ गए। फिर है अपनी शुद्ध वर्तनी, यानी शुद्ध लिखना, ये भी लिखने में है। और हमें किस में पूछा है, मौखिक अभिव्यक्ति। तो आशु भाषण, हम जब भी कोई भाषण देते हैं तो वो किस में आ जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति में, यानी बच्चा बोल के अपनी बात को व्यक्त कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, ये तीनों क्या हैं, लेखन के हैं। बाकी जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है आशु भाषण, ये मौखिक अभिव्यक्ति का है। अब 7th नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभिक स्तर पर बालक को उच्चारण कौन सी विधि द्वारा सिखाया जाता है? प्रारंभिक स्तर यानी 1 to 5। फर्स्ट है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, सेकंड है अर्थबोध विधि द्वारा, थर्ड है अनुकरण विधि द्वारा, फोर्थ है सभी द्वारा। तो फर्स्ट है प्रत्यक्ष विधि द्वारा यानी मातृभाषा में, सेकंड है अर्थबोध विधि द्वारा, यानी ये गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, अर्थबोध विधि भी बोलते हैं इसको, या उद्बोधन विधि भी बोल सकते हैं। और थर्ड है अपना अनुकरण विधि द्वारा, यानी नकल करके। तो थर्ड ऑप्शन है वो अपना सबसे ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अनुकरण, शिक्षक जैसा बोलेगा बच्चा भी उसके पीछे पीछे बोलेगा, शिक्षक जैसा लिखेगा बच्चा भी उसके पीछे पीछे लिखेगा। तो ये अनुकरण विधि के द्वारा हम उच्चारण सही सिखा सकते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का आरंभ किसके द्वारा होना चाहिए? अक्षर के द्वारा, शब्द के द्वारा, वाक्य के द्वारा, वर्णमाला के द्वारा। तो देखिए, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 13, क्योंकि उसमें री का दीर्घ रूप होता है। एक तो री का दीर्घ रूप और एक री का दीर्घ रूप नहीं होता है, लेकिन री तो होता है वो ह्रस्व होता है, और री जो होता है वो दीर्घ और ह्रस्व दोनों में आता है। तो कई बार यहाँ पर पूछ भी लिया जाता है हमें कि अग्र स्वर, पश्च स्वर और जो मध्य स्वर होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? तो हमेशा अग्र स्वर में ई दोनों ई, यानी छोटी ई बड़ी ई, ए और ऐ, ये हमेशा अग्र स्वर में आएंगे। मध्य स्वर में अकेला ए आएगा, और दीर्घ स्वर, ये जो पश्च स्वर है उसमें आपका आ आएगा, ऊ आएगा, ओ औ आएगा। तो ये तीनों इस प्रकार से होंगे। तो अब क्वेश्चन पर आइए कि व्याकरण शिक्षण का आरंभ किसके द्वारा होना चाहिए? अक्षर के द्वारा, शब्द के द्वारा, वाक्य के द्वारा।
तो इसका ऑप्शन है वाक्य के द्वारा। क्यों? जैसे हम किसी को सिखा रहे हैं राम विद्यालय जाते हैं, तो राम क्या है? संज्ञा है। अगर माने तो हम राम को कर्ता भी मान रहे हैं, तो यहीं पर हमें कर्ता क्रिया कर्म के बारे में बता देंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में बता देंगे। तो एक वाक्य लिख के ही, एक वाक्य के थ्रू ही हम बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि इसमें ये वर्ण है, ये ध्वनि है। तो इसका 3rd नंबर ऑप्शन अपना सही होगा, वाक्य के द्वारा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।